नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारतीय राजनीति में एक ऐसा दौर आया है जहां आप कह सकते हैं कि उठापटक जारी है और इस उठापटक के दौर में हर एक राजनीतिक पार्टी के सामने कोई न कोई एक ऐसी समस्या आ रही है जिससे भारतीय जनमानस को ये सोचना पड़ रहा है कि आखिर में राजनीतिक पार्टियों के अंदर के इस हलचल के मायने क्या हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे और आपको भारत के कई राजनीतिक पार्टियों के बारे में बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज़ादी के इस अमृत काल में जबकि हम 25 वर्ष आगे के आने वाले भारत के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं, ऐसे में जनतंत्र में मौजूद राजनीतिक पार्टियां किस हिसाब से अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं, जिनको हम आधार बना करके अपना भावी पीढ़ी संवारने की सोच रहे हैं, क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जरिए ही भारत का जनतंत्र मजबूत होगा और जनतंत्र के ही, लोकतंत्र के ही साए में आगे बढ़ते हुए भारत विश्व गुरु बन सकेगा। लेकिन क्या कारण है कि आज दो प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के सामने कुछ न कुछ ऐसी बात या ऐसा प्रश्न, यक्ष प्रश्न आप कह सकते हैं, खड़ा हुआ है जिसका जवाब चाहिए। एक तरफ मोदी मंत्रिमंडल के सबसे मजबूत मंत्री और गवर्नेंस के मामले में, कार्य करने के मामले में सबसे मजबूत माने जाने वाले नितिन गडकरी कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि वो बेबाक टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उनकी कोई मजबूरी है। यह क्या कारण है कि प्रमुख राजनीतिक पार्टी, विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जिसका वजूद पूरे देश में है, आज भी अध्यक्ष की तलाश करते करते वो एक पड़ाव पर पहुंचती है और उसको जो अध्यक्ष, संभावित अध्यक्ष मिल रहा है, उसके जरिए वो पार्टी वर्तमान स्थिति से आगे जा भी पाएगी, इसमें संदेह उत्पन्न होता है। क्या कारण है कि कोई एक राजनीतिक पार्टी जो अपना राष्ट्रीय स्वरूप बनाना चाहती है, उसको राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म करने का तमगा मिला हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार के ही आगोश में डूबती हुई वो पार्टी राजघाट पर उसके सारे कार्यकर्ता और नेता पहुंचते हैं और वहां पर क्षमा याचना करते हैं गांधी जी के मूर्ति के सामने, माफ करिएगा, उनके समाधि के सामने, या कुछ मांगते हैं। यह भी एक यक्ष प्रश्न है कि आखिर में जनतंत्र में यह सब कुछ एक दिखावा हो रहा है या मजबूरी है, या क्या कारण है कि नीतीश कुमार जैसे नेता बिहार में जिस भ्रष्टाचार को खत्म करके सुशासन बाबू का तमगा थामे हुए थे, वही आज उसी पार्टी के उन्हीं नेताओं को महत्व दे रहे हैं जिन पर आरोप लगे थे और आज भी लग रहे हैं। क्या कारण है कि झारखंड के मुख्यमंत्री भी आज एक ऐसे लाभ के पद पर पाए जाते हैं जिनके लिए इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ रहा है कि उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाए। और क्या कारण है कि एक तरफ सत्ताधारी केंद्र में जो पार्टी है, जिसकी सरकार है, वो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, उसके आधार पर विपक्ष का आरोप है कि पूरे देश में विपक्ष को खत्म करके अधिनायकवाद के आधार पर लोकतंत्र के जरिए सरकार चलाने का एक दिखावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अर्थात इन आरोपों को अगर आप देखें, समझें, तो एक दृष्टिकोण से आप मानेंगे कि बात में दम है, लेकिन दूसरा दृष्टिकोण भी है कि क्या इस देश में सिर्फ दिखावे के लिए लोकतंत्र चाहिए या एक ऐसा लोकतंत्र जिसका कोई भी प्रहरी सचमुच में भ्रष्टाचार से मुक्त, शुचिता के आधार पर भारत के 130 करोड़ आवाम की भलाई के बारे में सोचे। बात सभी भारत की भलाई और 130 करोड़ आवाम को आगे ले चलने की कर रहे हैं, लेकिन सब में कितना दम है ये देखना बहुत ज़रूरी है। और जितनी बातों का जिक्र फिलहाल हमने किया, इस पर आप ज़रूर गौर करिएगा और तब पाइएगा कि कहीं न कहीं एक ऐसे पड़ाव पर भारत की राजनीति पहुंच रही है
जहां मंथन सभी राजनीतिक पार्टियों और उनके रणनीतिकारों को करना पड़ेगा। बहरहाल हमने जब बात की मंथन की, तो मंथन तो सभी राजनीतिक पार्टियों में समय समय पर होता रहता है और उसके आधार पर उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का विश्लेषण होता है। कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 10 सालों के दौरान, आप कह सकते हैं वैसे तो 8 साल, लेकिन पिछले 1 दशक के दौरान जिस तरीके से शीर्ष से एकदम फर्श की तरफ आगे बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि लोकतंत्र में अखिल भारतीय स्तर पर विपक्ष का मजबूत रहना, या जिसका आधार अखिल भारतीय स्तर का हो, उसका मजबूत रहना बहुत जरूरी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस पड़ाव पर पहुंची है, यह जानना बेहद दिलचस्प होगा, थोड़ा मायूस भी कर सकता है, और थोड़ा इस विश्लेषण के जरिए उन लोगों को यह संदेश दे सकता है कि दिखावे के लिए परिवारवाद के आधार पर अगर कोई राजनीति की जा रही है, किसी पार्टी का वजूद हो सकता है कि समय काल के दौरान मजबूत रहे, लेकिन आने वाले समय में उस पार्टी की क्या दुर्गति होती है, ये कांग्रेस से बेहतर और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। समय और काल को देखते हुए फिलहाल जब 2024 का मिशन सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने एक मिशन बन चुका है, ऐसे में कांग्रेस की वर्तमान हालत पर जो खबरें चल रही हैं वो विश्लेषण के लिए और एक तार्किक विश्लेषण के लिए पर्याप्त है। हम आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि अशोक गहलोत इस चर्चा का पूरी तरीके से सुनते तो हैं, मुस्कुराते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन उसका खंडन करते हैं कि हमें मीडिया के जरिए यह मालूम पड़ रहा है कि हमें अध्यक्ष बनाया जा रहा है, लेकिन पार्टी हमें जो काम सौंपती है और जो काम सौंपी है, फिलहाल मैं वही काम कर रहा हूं। ये अशोक गहलोत जो एक अनुभवी नेता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे कार्यप्रणाली को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, दशकों पुराना उनका अनुभव काम आ रहा है, इसीलिए वर्तमान में भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और किन परिस्थितियों में वो अपना मुख्यमंत्री का पद पूरे धाक के साथ बचाए हुए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट जैसे पार्टी के युवा तर्क नेता जो एक विजन रखते हैं कांग्रेस पार्टी की नीतियों के आधार पर राजस्थान की जनता को एक नए विकास के रास्ते पर ले जाने की उनकी अपनी सोच है, वो सचिन पायलट फिलहाल उप मुख्यमंत्री ही बन करके वहां पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हैं, या यूं कह सकते हैं कि सहमत किए गए हैं, फिलहाल वो सहमत हैं। इसलिए कम से कम अशोक गहलोत के अनुभव, उनके राजनीतिक चातुर्य पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन सवाल क्या ये नहीं उचित होगा कि अखिल भारतीय स्तर पर मिशन 2024 को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व के सामने क्या अशोक गहलोत का ऑरा वो होगा जो फिलहाल वर्तमान में, हालांकि वो आलोचना का विषय है, गांधी नेहरू परिवार का है। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल इसलिए मौजू है क्योंकि अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। कांग्रेस चूंकि 100 साल से अधिक का पुराना उसका इतिहास रहा है, कई ऐसे जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों, बुद्धिजीवियों के अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की एक यात्रा रही है जो आजादी के पहले से लेकर आज तक रही है। और कांग्रेस का जो वर्किंग कल्चर है, कार्यप्रणाली है, या सत्ता के द्वारा देश के विकास की सोच है, उसके मायने हैं और उसका अपना एक इतिहास है। लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस सोनिया गांधी परिवार के आधार पर, अर्थात हाईकमान के आधार पर आगे बढ़ने की सोच रही है, उसको स्वयं में जो मंथन किया हुआ एक तथ्य मिल रहा है वो ये कि अब उसे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसी न किसी को देना होगा। हालांकि हम आपको बता दें कि राहुल गांधी को अभी भी मनाने की मुहिम जारी है और कांग्रेस के लोग ये मानते हैं कि गांधी नेहरू परिवार के अतिरिक्त कांग्रेस को कोई एक रख ही नहीं सकता। ऐसे में अगर अशोक गहलोत को
राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है, तो क्या वो मिशन 2024 को सफल बना पाएंगे या गिरती हुई धरातल पर पहुंची कांग्रेस के साख को सुधार पाएंगे? एक बड़ा सवाल है और इसका मंथन बहुत जरूरी है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ ऐसे तथ्यों पर ले चलते हैं जहां आप खुद अनुमान लगाइए कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष। आंकड़ों पर अगर एक नजर डालें तो पिछले 73 साल में 38 साल गांधी परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष रहा है, 35 साल गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष रहा है। ये हमने 73 साल के इतिहास का जो ग्राफिक्स है, लेखा जोखा है, वो हम आपको दे रहे हैं। 38 साल गांधी परिवार से ही अध्यक्ष रहा है कोई, और उसी की अध्यक्षता में कांग्रेस यहां तक पहुंची है। 4 बार गांधी अध्यक्ष रहते हुए हार हुई है। 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं, 4 बार गांधी परिवार का व्यक्ति रहा है लेकिन उसमें हार हुई है, और 3 गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष रहते हुए हार हुई है। 17 लोकसभा चुनाव में आंकड़ों पर हम नजर डाल रहे हैं कि जीत और हार के मायने क्या हैं। 1989 में राजीव गांधी अध्यक्ष थे तो हार हुई थी कांग्रेस पार्टी की। 1999 में उनकी पत्नी सोनिया गांधी अध्यक्ष हुई तो पार्टी को हार मिली। और हम बता दें, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का एक करिश्माई व्यक्तित्व सामने था। 2009 में सोनिया गांधी अध्यक्ष थी और कांग्रेस पार्टी की हार हुई। 2019 में राहुल गांधी अध्यक्ष थे तो मोदी का वो रथ जो कोई नहीं रोक पा रहा था, उस पे भी राहुल नहीं टिक पाए, हार हुई। 1951-1954 की बात कर रहे हैं हम, इतिहास में आपको ले चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे तो ये गांधी नेहरू परिवार के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इंदिरा गांधी 1959 में और 1978 से 1984 तक अध्यक्ष रहीं। तो कांग्रेस पार्टी का जलवा पूरे देश में बिखरा हुआ था। तो अर्थात नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी। 1985 से 1991 में राजीव गांधी थे। ये वो दौर था जब कांग्रेस स्वतंत्र भारत में पीक पर पहुंची हुई कही जा सकती है। और 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी, और 17 से लेकर अब तक अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अब भूमिका में। हालांकि वो बीमार हैं लेकिन इस बीमारी की स्थिति में उनकी मजबूरियां भी सामने दिख रही हैं। 2017 से 2019 तक राहुल गांधी की अध्यक्षता होती है। हालांकि सत्ता खो देने के बाद कांग्रेस एक पार्टी के रूप में कितना गिर चुकी है, नीचे स्तर पर, नीचे धरातल पर पहुंच चुकी है, यह देखा जा सकता है। और अब इस स्थिति में अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात की जा रही थी। क्या उनके सामने चुनौतियां नहीं है? उन चुनौतियों पर भी हम बात करें। गांधी परिवार की चाहत और संगठन की जरूरत में सामंजस्य बनाना है, क्योंकि यही तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी चाहती हैं। चुनौती अनेक है उनके सामने। जमीनी स्तर पर पार्टी का संगठन मजबूत करना है। ये अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है, और इन्हीं चुनौतियों पर हम बराबर जिक्र करेंगे जो आप हमारे ग्राफिक्स, जो लेखा जोखा है, उसके जरिए आप देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के खोए जनाधार को वापस लाने के लिए ठोस रणनीति बनाना होगा अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं। नाराज नेताओं, जिन्हें G23 कहा जाता है, अब तो संख्या और बढ़ गई, नाराज नेताओं को एकजुट करना, पार्टी को मजबूत करना, यह कितनी बड़ी चुनौती है, इससे भी उन्हें रूबरू होना पड़ेगा, दो चार होना पड़ेगा। कांग्रेस के चेहरे पर चुनाव लड़ने की विपक्षी पार्टियों को मनाना, मतलब राहुल गांधी को कांग्रेस का अगर अध्यक्ष प्रोजेक्ट किया जाए अशोक गहलोत की तरफ से, तो सारी विपक्षी पार्टियां मान जाएं। ये उनके अंदर का कोई कौशल अगर दिखेगा तो ये एक बड़ी चुनौती होगी जिससे वो पार पाएंगे, तो अध्यक्ष के रूप में अपनी सार्थकता को वो सिद्ध कर पाएंगे। राज्यों में लगातार हो रही हार को जीत में बदलने की जादूगरी उन्हें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम आपको बता दें कि वो अपने शुरुआती दौर में बहुत अच्छे जादूगर कहे जाते थे। इसलिए एक बहुत बड़ा तथ्य है, आपके बढ़ते वर्चस्व के कारण सिमटती कांग्रेस को उबारना। दिल्ली और दिल्ली के बाद अब जो मिशन गुजरात केजरीवाल चलाए हुए हैं, उस पर भी लगाम कसना,
हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना। हम आपको बता दें कि गुजरात में फिलहाल अशोक गहलोत को सक्रिय कर दिया गया है और यही एक बात दमदारी के साथ एक तथ्य के रूप में सामने आ रहा है कि अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। राजस्थान में गुटबाजी रोकने में मदद मिल पाएगी। ये अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने के फायदे हो सकते हैं। परिवारवाद के आरोपों को जवाब मिलेगा। ये उनके अध्यक्ष बनाए जाने से फायदे हो सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद का कांग्रेस पर आरोप लगाती है। गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष की मांग करने वाले नेताओं का बढ़ेगा संगठन में विश्वास, अर्थात G23 कहीं ना कहीं इससे चुप होगा। राजस्थान में युवा नेतृत्व को मिलेगी नई ऊर्जा, अर्थात सचिन पायलट को प्रोजेक्ट किया जा सकता है सीएम के तौर पर और राहुल गांधी के समर्थक हो सकते हैं नाराज। ये नुकसान होगा, ये अगर बनाए जाते हैं तो नुकसान हो सकता है और ये इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। उन चुनौतियों में कांग्रेस में अंतर्कलह बढ़ सकती है। आप देखिए, हमारे ग्राफिक्स के जरिए आपको हर एक तथ्य से हम रूबरू करा रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में गहलोत कम लोकप्रिय हैं, यह नुकसान हो सकता है क्योंकि अपनी लोकप्रियता पूरे देश में स्थापित करने के लिए उनको बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा। चुनावी रणनीतिकार तो हैं लेकिन भाषण कला अर्थात वो कम बोलते हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या जरूरत पड़ने पर वो भाषण कला में भी माहिर हैं, लेकिन सर्व भाषण प्रिय वो नहीं कहे जाते। युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने से परहेज, ये तथ्य आपको जरूर समझना चाहिए क्योंकि अशोक गहलोत अगर ऐसा होते तो त्याग करके सचिन पायलट ने जब विरोध दर्ज कराया था और पूरी एक मुहिम चलाई थी तो सचिन पायलट को आगे ला सकते थे वो अपने को पीछे करके, क्योंकि वो इतने अनुभवी और कांग्रेस में इतने मजबूत नेता माने जाते हैं। लेकिन सचिन पायलट को उन्होंने अपने साम धाम दंड भेद की रणनीति से, अपने राजनीतिक कौशल और चातुर्य से उप मुख्यमंत्री रहने पर मजबूर करने में सफल रहे। तो उनकी ये सफलता इस बात की द्योतक है कि वो युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने में विश्वास नहीं करते और ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, उनकी एक कमी मानी जा रही है। और इन्हीं कमियों के कारण जब वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे तो उनके सामने वो चुनौतियां होंगी और वही उनकी सीमाएं होंगी। आप हमारे ग्राफिक्स के जरिए बराबर आप देख सकते हैं। हम अनुरोध करेंगे अपने ग्राफिक्स सहयोगी से कि वो माफ करिएगा अपने पीसीआर सहयोगी से कि वो बराबर ग्राफिक्स को चलाएं, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए आप ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो कांग्रेस के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां, और वो चुनौतियां जो आप क्रमवार देख रहे हैं, यही चुनौतियां पूरे कांग्रेस पार्टी की समस्या की पूरी फहरिस्त को सामने रख देती है। इन्हीं कमियों को अगर आप देखें और ये देखें कि कांग्रेस पार्टी के 73 साल के इतिहास में कितने अध्यक्षों के दौर रहे, कार्यकाल रहे और उसमें कांग्रेस का नेतृत्व इन लोगों ने किया और इनके नेतृत्व में कांग्रेस कितनी बार सत्ता में आई, कितनी बार सत्ता से दूर रही, और जब सत्ता से दूर रही तो किस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो गई। शायद हमारे ग्राफिक्स के इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का पूरा इतिहास और जो वर्तमान कांग्रेस का है उसकी मुश्किलें, उसकी अच्छाइयां सब कुछ देखते हुए लगता तो यही है कि अगर अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये कांग्रेस की फिलहाल मजबूरी है। क्योंकि अशोक गहलोत के ही समकक्ष गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे दो बड़े दिग्गज अभी हाल फिलहाल एक पखवाड़े के भीतर ही बाकायदा नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने अपने संगठन में जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी से मुक्त करते नजर आए और सीधा उन्होंने उस जिम्मेदारी से त्यागपत्र दे दिया। गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर में, जो कि इस साल के अंत में अर्थात गुजरात और हिमाचल के साथ ही चुनाव जहां कराया जाना है, वहां की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन गुलाम नबी आजाद की जो मांग थी वो नहीं मानी गई। वो चाहते थे कि उनको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके
जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी जाए, वहाँ के इलेक्शन माफ करिएगा चुनाव समिति और जो चुनाव संचालन समिति का सब कुछ कार्यभार उन्हें सौंपा जाए और उन्हें पूरी आज़ादी दिया जाए। लेकिन आज़ाद को वो आज़ादी नहीं मिली और शायद यही कारण था कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। आनंद शर्मा को हिमाचल प्रदेश का कार्यभार सौंपा गया था जो इलेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। हालांकि दोनों नेता अभी इतने बागी तेवर नहीं दिखाए हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि दोनों कांग्रेस के लिए काम करने की बात कह रहे हैं। इन्हीं मजबूरियों के चलते अब जबकि राहुल को मनाने के कांग्रेसी अंदाज में तमाम प्रयास हुए, लेकिन राहुल गांधी मान नहीं रहे हैं। आपको सवाल उठाना चाहिए कि आखिर में जब कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी को ही पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहता है, तो राहुल गांधी क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं? और ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि मिशन 2024 के लिए उनके नेतृत्व में वर्तमान स्थिति में या वर्तमान परिवेश में कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है वो कतई किसी भी कीमत पर कम से कम वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी या सांगठनिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है उससे वो लोहा लेने में कतई सक्षम नहीं है। दूसरी बात, वो विपक्षी पार्टियां जो मोदी रथ को रोकना चाहती हैं मिशन 2024 के तहत, वो कम से कम राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। और बाकायदा इसका ऐलान ममता बनर्जी, प्रकारांतर से केजरीवाल और अब तो उस फहरिस्त में नीतीश कुमार भी शामिल हो गए हैं जो राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जो नेतृत्व स्वीकार कतई नहीं करेगा और वो व्यक्ति फिलहाल बोल नहीं रहा, वो शरद पवार, जो राहुल गांधी को अपने सामने और बार बार वो कह चुके हैं कम अनुभवी नेता हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है उसमें राहुल गांधी ये समझ चुके हैं कि अगर वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी को मुश्किलों से नहीं निकाल पाएंगे। 28 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीख पर फैसला भी होगा। ये एक नई जानकारी जो कि आप पहले भी जानते हैं, हम आपको दे रहे हैं ये ताजा अपडेट के साथ, क्योंकि अगस्त और सितंबर का वो महीना, आने वाला सितंबर और अगस्त का ये बचा हुआ दिन, ये कांग्रेस पार्टी में जो भी उहापोह, उठा पटक और साथ ही साथ जो भी हलचल हो रही है उसका हाइट या उसका चरमोत्कर्ष आपको दिखने जा रहा है। क्योंकि अध्यक्ष तो अब कांग्रेस को एक मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि नेहरू गांधी परिवार का वो व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होने जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि अंतिम समय में कोई एक रणनीति ऐसी हो सकती है जिसमें राहुल गांधी को मना लिया जाए, लेकिन राहुल गांधी जिस हिसाब से अपने निर्णय पर बिल्कुल खरे रूप से सख्त तौर पर वो अटल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि अब राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे और उनको लड़ने की जरूरत नहीं थी, वो निर्विरोध निर्वाचित होते। ये सारा जो संगठन का चुनाव है वो अगर राहुल गांधी अध्यक्ष के तौर पर आते तो सिर्फ वो एक औपचारिकता बस होती। लेकिन हम आपको बता दें कि जो कांग्रेस के राजनीतिक के इतिहास की थोड़ी भी परख रखते हैं, अगर अशोक गहलोत भी चुनाव में खड़े हुए तो कोई व्यक्ति, हालांकि अंदर खाते उसको लेकर के मतभेद ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी ये चाहेंगे कि अशोक गहलोत के सामने कोई बड़ी चुनौती न पेश की जाए, तो पार्टी के सभी वो बड़े नेता जो अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े होकर के अंतर सांगठनिक स्तर पर प्रजातांत्रिक तरीके से एक चुनाव लड़ते पार्टी के भीतर, शायद वो भी ना हो। क्योंकि अब सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कतई इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी ऐसे मंच पर जहां कांग्रेस का प्रेजेंटेशन एक संगठन, एक पार्टी के रूप में हो, वहां पर कोई अंतरकलह या मतभेद दिखे, वो अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, न ये गांधी परिवार के हित में होगा। हम आपको बता दें कि अगर कोई अध्यक्ष होता है, मसलन
अगर अशोक गहलोत जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं तो यह गांधी परिवार के लिए बहुत ही मुफीद रहेगा, क्योंकि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निकटतम विश्वास पात्रों में से एक हैं। गुलाम नबी आजाद के बाद हमेशा से जब भी संकट की कोई ऐसी स्थिति आई, संकट मोचक की भूमिका में अशोक गहलोत रहे हैं। पिछले एक दशक का कांग्रेस की राजनीति का जो इतिहास रहा है उसके इतिहास के आईने में अशोक गहलोत हमेशा से संकट मोचक की भूमिका निभाते आ रहे हैं, क्योंकि सरकार और संगठन दोनों को चलाने का उनके पास अनुभव है। लेकिन इस अनुभव की सीमाएं वहां से शुरू हो जाती हैं जो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं, वो ये कि जब वो अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे तो वो चुनौतियां जो G23 के नेता या कांग्रेस में अब समय समय पर मनीष तिवारी जैसे नेता उठाते रहे, हालांकि वो भी G23 के ही सदस्य हैं, उसका जवाब वो ढूंढ पाए और जमीनी स्तर पर वो काम दिखा पाए जिसकी अपेक्षा पिछले एक दशक से है और जिस काम को न तो सोनिया गांधी कर पाई और न राहुल गांधी कर पाए। प्रियंका गांधी को तो जो मौका मिला था वो उत्तर प्रदेश में, लेकिन लड़की हूं इसलिए लड़ सकती हूं का नारा देकर के योगी आदित्यनाथ को उन्होंने चुनौती दी थी। कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गति हुई कि उसको एक मिसाल के तौर पर कहा जा सकता है। उसके एवज में प्रियंका गांधी पर न तो कोई नैतिकता के आधार पर उन्होंने कोई जिम्मेदारी ली, औपचारिक तौर पर वो राजनीति से उतनी कटी भी नहीं जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात है, और उनके लिए जितने भी संगठन के नेताओं ने काम किया उसमें जो कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष थे उनको तत्काल पद से त्याग पत्र देने के लिए कहा गया। ये वो स्थिति है। उसके बाद बाकायदा राजस्थान में ही वो चिंतन शिविर हुआ, उदयपुर चिंतन शिविर। उस चिंतन शिविर का हश्र क्या हुआ, उसमें क्या निर्देश दिए गए थे पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को की एकता बनाए रखने के लिए, और उसके बाद G23 के नेताओं की फहरिस्त बढ़ गई। आप देख सकते हैं, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि सोनिया गांधी ने किसी भी एक खराब स्थिति को ठीक करने की कोशिश की होगी। हां, ये परिवार का ये औरा जरूर रहा है कि किसी बड़े उफान को शांत बनाए रखने की कोशिश अगर हुई है तो उसमें सोनिया गांधी सफल नहीं है, क्योंकि ये गांधी नेहरू परिवार को एक वरदान सा मिला हुआ है जो प्रकृति प्रदत्त लगता है कि कांग्रेस का वजूद इस परिवार के अतिरिक्त और कहीं से भी सोचा भी नहीं जा सकता जो इसका सांगठनिक ढांचा है। ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि अगर अशोक गहलोत जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो जो कमियां अशोक गहलोत की हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो उनके सामने चुनौतियां हैं और जो उन चुनौतियों से पार पाने का उनका तरीका होगा और क्या वो उसमें सफल होंगे, इन सारे मुद्दों पर हमने चर्चा करते हुए आपको ये बताने की कोशिश की है कि शायद मिशन 2024 का लक्ष्य भेद पाना अशोक गहलोत के नेतृत्व में उतना आसान नहीं होगा, लेकिन संगठन का काम वो बेहतर तरीके से जानते हैं करना। ऐसे में सोनिया के छत्रछाया में अध्यक्ष के तौर पर वो एक बेहतर काम भी कर सकते हैं शायद, क्योंकि ऐसे में उनकी महत्वाकांक्षा उन लोगों की तरह नहीं है जो महत्वाकांक्षा कभी प्रणब मुखर्जी जो हमारे देश के सम्मानित नेताओं में से एक रहे हैं और राष्ट्रपति तक रहे हैं, वो उतने तेज तर्रार नहीं है, क्योंकि प्रणब को अगर कोई एक ऐसी स्थिति दी जाती या उनको प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जाता तो वो कुछ और कर सकते थे, क्योंकि भारतीय राजनीति के एक महान नायक के तौर पर उनको भी माना जाता। लेकिन अगर अशोक गहलोत कांग्रेस की इस स्थिति में उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए, व्यवहारिक राजनीति जो उनका करने का तरीका है उसको देखते हुए कहा जा सकता है
कि सोनिया और राहुल के नेतृत्व में ही कांग्रेस चलेगी, लेकिन दिखाने के लिए अध्यक्ष के तौर पर अशोक गहलोत हूं और अशोक गहलोत इस भूमिका में रहते हुए संगठन में कुछ बड़े काम कर सकते हैं जिनका उन्हें अनुभव है और शायद इसकी पूरी इजाजत सोनिया और राहुल उनको दे पाएंगे, क्योंकि यही व्यवहारिक राजनीति का वो सच है जिसमें राहुल गांधी को अपनी सीमाएं पता हैं, सोनिया गांधी को वर्तमान स्थितियों में अपनी सीमाएं पता हैं, लेकिन उनका ऑरा पार्टी में सर्वोच्च बना रहेगा अगर अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। और ऐसे में लगता तो यही है कि जो मीडिया में या विश्लेषकों के बीच इस समय चर्चा है कि अशोक गहलोत ही आने वाले सितंबर माह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वो शायद इस समय वर्तमान स्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में सबसे मौजू है और अध्यक्ष पद के लिए उन्हें ही नामित किया जा सकता है, जिनका बाकायदा चुनाव होगा, हो सकता है वो निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाएं। ऐसे में उस स्थिति में पूरे संसदीय बोर्ड का गठन करना, इलेक्शन समिति का गठन करना और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बाकायदा प्रभावी बनाना, ये शायद अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का वरदहस्त जैसा पहले से लेकर अब तक बना रहा है अशोक गहलोत के ऊपर, वो बना रहा तो अशोक गहलोत हो सकता है कि पहले की अपेक्षा एक बेहतर रिजल्ट दे पाएं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा जैसे G23 के नाराज नेताओं को उस स्तर पर दबा पाएं। ये लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ, मान मनोबल के आधार पर अशोक गहलोत व्यवहारिकता को मापते हुए, उस परिमाण को समझते हुए कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जिसमें हो सकता है कि इस कवायद में भी उन्हें सफलता मिले। रही बात एक कि अगर अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो कांग्रेस के एक दो फायदे और होने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने ग्राफिक्स के जरिए तो नहीं दिखाई, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अशोक गहलोत की जो जिस वर्ग से आते हैं वो बैकवर्ड क्लास से है, ओबीसी से है, और इसमें कांग्रेस ये संदेश दे सकती है कि जहां तक जाति का फैक्टर सामने आता है, उस जाति फैक्टर में भी कांग्रेस ये कह सकती है कि दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कांग्रेस की जो कई दशकों से सोच रही है, उसी सोच के तहत अशोक गहलोत को राजनीति में आगे लाया जा रहा है और कांग्रेस के वर्चस्व को फिर से अखिल भारतीय स्तर पर कायम करने के लिए अशोक गहलोत को नेतृत्व दिया गया है, ताकि ये पार्टी एक बार फिर सांगठनिक स्तर से मजबूत होते हुए एक बार फिर सत्ता में वापसी करे। हालांकि ये इतनी बड़ी चुनौती है जो शायद अशोक गहलोत की जो कार्यप्रणाली है और उनकी जो छवि है और उनकी जो सीमाएं हैं देश के स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे पार वो शायद ही पार पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं और उन्हें खुले रूप से काम करने की छूट दी जाती है, उसमें ज्यादा रोड़ा हाई कमान का नहीं लगता, तो आज जिस स्थिति में कांग्रेस है उस स्थिति से बेहतर प्रदर्शन करेगी और कर सकती है। लेकिन सवाल यही है कि जो चुनौतियां और जो सीमाएं अशोक गहलोत की हैं, क्या उन सीमाओं के पार वो जा पाएंगे? उनका अनुभव उन्हें आगे ले जाने में सक्षम तो है, लेकिन कई ऐसी कमजोरियां हैं जिनके कारण अशोक गहलोत कहीं उसी स्थिति में कांग्रेस को न पहुंचा दें जिस स्थिति में फिलहाल कांग्रेस है, और इस स्थिति से कुछ भी आगे ले जा पाए तो अशोक गहलोत का ये एक बेहतर राजनीतिक चातुर्य और कौशल होगा। और अगर वो ऐसा सफल बना पाए तो कहा यह जाएगा कि वो कांग्रेस के
नैया के खेवैया बन गए। क्या वो खेवैया बन पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि वर्तमान में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं में सबसे पहला नाम अशोक गहलोत का है। और अशोक गहलोत के सामने की सारी चुनौतियां, उनकी सीमाएं और उनकी खूबियों का जिक्र करते हुए एवी स्टार न्यूज़ के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है कि 73 साल के उस राजनीतिक इतिहास में, जिनके निर्देशन में, जिनकी अध्यक्षता में कांग्रेस अर्श से फर्श, फर्श से अर्श तक पहुंचने की यात्रा में रही, क्या उस यात्रा में अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष के रूप में सामने आते हैं तो कोई एक नया और एक मजबूत कदम कांग्रेस आगे बढ़ा पाएगी? ये लाख टके का सवाल होगा। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण के मायने आप समझ सकते होंगे कि अशोक गहलोत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे या नहीं, लेकिन हाईकमान यही चाहता है। और अगर हाईकमान ये चाहता है तो लगता तो यही है कि आने वाले कुछ दिनों में आप ये सुनेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का को एक नया अध्यक्ष मिल गया है और वो अध्यक्ष मोदी के रथ को रोकने की एक बड़ी घोषणा के साथ अपने काम की शुरुआत कर सकता है। तो ये रहा विश्लेषण का वो मुख्य भाग। फिलहाल देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।